नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दमन में प्रधानमंत्री ने किया नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन। नमो अस्पताल राष्ट्र को किया समर्पित। दमन को लगभग 2,970 करोड़ रुपए की और लक्षद्वीप को मिलेगी 885 करोड़ रुपए की परियोजनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को बताया तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था। कहा, वित्त वर्ष 2025-2026 में भारत की 7.7% की ग्रोथ रेट बता रही है कि देश की अर्थव्यवस्था की नींव है बेहद मजबूत। गरीब, वंचित, आदिवासी, मध्यम वर्ग के जीवन में बदलाव है विकास की कसौटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में किया 18,800 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास। कहा, वैश्विक चुनौतियों के बीच आत्मविश्वास और आशावाद के साथ आगे बढ़ रहा है देश। त्रिपुरा में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का स्पष्ट संदेश। कहा, बर्दाश्त नहीं करेंगे जनसांख्यिकीय बदलाव। स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट से अभेद्य होगी सीमा सुरक्षा। एक एक घुसपैठियों को बाहर करने का दोहराया संकल्प। वैश्विक आर्थिक सुस्ती के बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी बरकरार। वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी की रहेगी 7.7% रफ्तार। विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और कृषि के दम पर मिली मजबूती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सुधारों और भारतीयों के अथक परिश्रम से अर्थव्यवस्था में तेजी। और कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन के बाद भी कांग्रेस में गुटबाजी जारी। राज्य कैबिनेट में विभागों के बंटवारे को लेकर असंतोष। रामालिंगा रेड्डी ने छोड़ी मंत्री का पद। रामलिंगा रेड्डी ने छोड़ा मंत्री पद तो मुनियप्पा ने आवंटित विभाग को लेकर जताई नाराजगी। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। दमन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें नमो हवाई अड्डे का नया टर्मिनल भवन और नमो अस्पताल भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने दादर नगर हवेली से जुड़ी 17 नई परियोजनाओं और लक्षद्वीप में कल्पेनी और कदमत द्वीप के लिए बंदरगाह सुविधाओं के विकास का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार के लिए विकास की कसौटी है गरीब, वंचित, आदिवासी और मध्यम वर्ग के जीवन में बदलाव लाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दमन स्थित नमो हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का अवलोकन किया। नया हवाई अड्डा टर्मिनल क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाने में मददगार होगा। दमन के आर्थिक विकास को ये गति भी देगा। वहीं उन्होंने नमो अस्पताल का भी अवलोकन किया। अस्पताल की क्षमता लगभग 1500 ओपीडी मरीज की प्रतिदिन की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने हेल्थ केयर क्षेत्र में संपूर्णता के साथ काम किया है। एक ओर वंचितों को आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं तो दूसरी ओर इंफ्रा विकास पर भी उतनी ही तेजी से काम हुआ है। बीते वर्षों में देश हेल्थ केयर के लिए होलिस्टिक विजन लेकर आगे बढ़ा। हमने इलाज से जुड़ी हर चिंता का समाधान किया है। आज गरीब से गरीब के पास भी आयुष्मान कार्ड की सुविधा है। उनके पास 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का भरोसा है। बीमारी की समय से जांच हो सके, इसके लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की व्यवस्था है। जन औषधि केंद्रों के जरिए सस्ती दवाइयां भी मिल रही है। ये सुविधाएं और बेहतर हो और आधुनिक हो, इसके लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के जरिए आज स्वास्थ्य सेवाओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है। केंद्र सरकार की नीतियों का बहुत लाभ इस क्षेत्र के लोगों को भी हुआ है।
एक समय यहां इलाज की अच्छी सुविधाओं का भी अभाव था। यहां मेडिकल कॉलेज तक नहीं था, लेकिन अब मेडिकल कॉलेज भी है और में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी शुरू हो गई है। सिलवासा का नमो हॉस्पिटल पिछले साल से हजारों लोगों की सेवा कर रहा है। आज दमन में भी नमो हॉस्पिटल का लोकार्पण हुआ है। दमन, दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप के लिए उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें प्रमुख रहा लक्षद्वीप के कल्पेनी और कदमत द्वीप में बंदरगाह के विकास की परियोजनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्लू इकोनॉमी को उनकी सरकार गति दे रही है, वहीं सतत विकास का मॉडल उनकी सरकार की प्राथमिकता है। विकास जितना जरूरी है उतना ही अहम है हमारे विकास का मॉडल सस्टेनेबल हो। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के दिन हमारे यूनियन टेरिटरी स्टेट इसी संकल्प को साकार कर रहा है। आज एक और यहां हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। साथ ही यहां करीब 1 लाख एक पेड़ मां के नाम 1 लाख पौधे भी लगाए जा रहे हैं। मुझे गर्व है कि एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसने सरकारी इमारतों में 100% सौर ऊर्जा के इस्तेमाल की उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि बड़े संकल्पों और लक्ष्यों के साथ विकास की तेज गति जारी रहेगी। लोकल टैलेंट को ग्लोबल अवसर मिलते रहेंगे। दमन से नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में 18,800 करोड़ रुपए की सड़क, बिजली और औद्योगिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने हजीरा में एल&टी की अत्याधुनिक विनिर्माण इकाई का भी अवलोकन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे की शुरुआत सूरत के हजीरा से की। पीएम ने एल&टी आर्मर्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स, एल&टी इलेक्ट्रोलाइजर्स और एल&टी की हेवी इंजीनियरिंग इकाई का अवलोकन किया। एल&टी का आर्मर्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स देश की निजी क्षेत्र की प्रमुख रक्षा विनिर्माण फैसिलिटी है। पीएम ने एल&टी इलेक्ट्रोलाइजर्स की अत्याधुनिक विनिर्माण फैसिलिटी और एल&टी की हेवी इंजीनियरिंग इकाई में निर्मित विशाल और अत्याधुनिक उपकरणों को भी देखा। आत्मनिर्भर भारत का देश का ठोस संकल्प हजीरा में मजबूती से नजर आता है। पीएम ने हजीरा को सराहते हुए आत्मनिर्भर भारत मिशन का मजाक उड़ाने वाले निराशावादियों पर कटाक्ष किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रखा। वो लोग ये भूल जाते हैं कि दूसरों पर निर्भर देश विकास की वो ऊंचाई कभी प्राप्त नहीं कर सकता जिसका वो हकदार है। पीएम ने सूरत में 18,800 करोड़ रुपए की सड़क, बिजली और औद्योगिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे के पैकेज 6 और 7 को राष्ट्र को समर्पित किया जाना शामिल है। पीएम ने वैश्विक संकट के बावजूद देश की विकास यात्रा की लगातार रफ्तार को सराहा। पीएम ने कहा कि इस संकट ने ऊर्जा आत्मनिर्भरता की जरूरत और बीते 12 वर्ष में देश में तैयार क्षमता के महत्व को दिखाया है। एक तरफ हमने दुनिया के अलग अलग हिस्सों से तेल और गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की, दूसरी तरफ हमने रिन्यूएबल एनर्जी में ऐतिहासिक निवेश बढ़ाया। 12 वर्ष पहले
भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं, 5 देशों में से एक हैं। पीएम ने सूरत में 220 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल और गुजरात में बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क विस्तार का भी उद्घाटन किया। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग 56 के महत्वपूर्ण खंडों को 4 लेन किए जाने का शिलान्यास किया। विकास की प्रतिबद्धता दोहराते हुए पीएम ने हालिया स्थानीय निकाय और विधानसभा चुनावों में भाजपा को मिले भारी जनादेश का जिक्र किया। देश अराजकता, अनिश्चितता और निराशा को पसंद नहीं करता। कांग्रेस बीते 12 वर्षों से अराजकता और अनिश्चितता फैलाकर अपने लिए अवसर खोज रही है, लेकिन देश की जनता उसे बार बार करारा जवाब दे रही है। प्रधानमंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हजीरा और सूरत में वृक्षारोपण किया। प्रगति भी की देश की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए पीएम ने इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों का भी विस्तार से जिक्र किया। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एल&टी इलेक्ट्रोलाइजर्स की अत्याधुनिक विनिर्माण फैसिलिटी और एल&टी के हैवी इंजीनियरिंग इकाई में निर्मित विशाल और अत्याधुनिक उपकरणों को भी देखा। आत्मनिर्भर भारत के ठोस संकल्प की हजीरा में मजबूती साफ दिखी और प्रधानमंत्री ने हजीरा को सराहते हुए आत्मनिर्भर भारत के मिशन का मजाक उड़ाने वाले निराशावादियों पर भी करारा निशाना साधा। सीमाएं सिर्फ भौगोलिक रेखाएं नहीं होती है, बल्कि राष्ट्र की सुरक्षा और पहचान की प्रतीक होती हैं। ऐसे में भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा, घुसपैठ पर सख्ती और जनसांख्यिकीय बदलाव पर स्पष्ट संदेश केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा दौरे के दौरान दी। अमित शाह ने साफ कहा कि देश के किसी भी हिस्से में डेमोग्राफिक परिवर्तन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीमा सुरक्षा से लेकर स्मार्ट बॉर्डर तक इस विजन से सराबोर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर कड़ा संदेश दिया है। गृह मंत्री ने कहा कि जनसांख्यिकीय बदलाव किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल गृह मंत्री त्रिपुरा दौरे पर थे, जहां उन्होंने भारत बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने लंकामुरा स्थित बीएसएफ बॉर्डर आउटपोस्ट का दौरा किया और सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। इस दौरान गृह मंत्री ने स्पष्ट कहा कि चाहे त्रिपुरा हो, बंगाल हो या फिर बिहार, डेमोग्राफिक बदलाव नहीं होने दिया जाएगा और ये उनका पक्का संकल्प है। जनसांख्यिकी का परिवर्तन चाहे त्रिपुरा हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो, जनसांख्यिकी का परिवर्तन हम सीमा के छिद्रों के माध्यम से नहीं होने देंगे। ये हमारा अटल विश्वास है और अटल संकल्प भी है। भारत और बांग्लादेश के बीच कुल 4096.7 किलोमीटर लंबी सीमा है। इसमें त्रिपुरा राज्य की हिस्सेदारी 856 किलोमीटर है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, जिसके चलते त्रिपुरा की सीमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी बीएसएफ के कंधों पर है। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर का बड़ा हिस्सा जंगलों, नदियों और पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरता है, जो इसे सुरक्षा की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण बनाता है। यही वजह है कि गृह मंत्री ने स्मार्ट बॉर्डर निर्माण का जिक्र करते हुए एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति बीएसएफ के सामने रखी। हमने तय किया है कि बीएसएफ जहां जहां है, एसएसबी जहां जहां है, वहां पर स्मार्ट बॉर्डर का निर्माण करना और एक चतुष्कोणीय सुरक्षा रणनीति के तहत स्थानीय प्रशासन को साथ में लेते हुए, टेक्नोलॉजी को साथ में लेते हुए, हम आपके परिश्रम को साथ में लेते हुए सीमाओं को एकदम अभेद बनाना। बीएसएफ त्रिपुरा सहित पूरे भारत बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती है। त्रिपुरा की जटिल भौगोलिक स्थिति में बीएसएफ के जवान घुसपैठ, मानव तस्करी, ड्रग्स, हथियार और फेक करेंसी सिंडिकेट पर पैनी नजर रखते हैं।
इसके अलावा बीएसएफ के जवान यहां के जंगलों की भी सुरक्षा करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने विश्व पर्यावरण दिवस का जिक्र करते हुए बीएसएफ के पर्यावरण के प्रति समर्पण की जमकर तारीफ की। सीएपीएफ के सभी जवान, बीएसएफ के सभी जवान बड़े मनोयोग के साथ एक वृक्ष को अपना भाई बहन बच्चा मानकर इसका जतन कर रहे हैं। जो बीएसएफ की चौकी हमारी सीमा की रक्षा करती है, वो लगाने में कितने वृक्ष कटे हैं, इतने वृक्ष लगाने की जिम्मेदारी हमारी है। अमित शाह के त्रिपुरा दौरे का मकसद सिर्फ समीक्षा नहीं, बल्कि सीमा सुरक्षा को और मजबूत कर डेमोग्राफी में बदलाव न होने देने का संकल्प है। और इसी संकल्प को पूरा करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट पर जोर दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते को लेकर बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक रही। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दोनों पक्ष वार्ता को आगे बढ़ाने और अंतरिम ट्रेड डील को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने उम्मीद जताया कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और प्रगति होगी। कि ये बातचीत जो दोनों पक्षों के बीच में हुई, ये काफ़ी पॉजिटिव, सकारात्मक रही और कंस्ट्रक्टिव रही। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में इस पर चर्चा और होगी और इस जो अंतरिम ट्रेड डील की बात चल रही है उसको दोनों पक्षों के बीच में उसको पूरा किया जाएगा। दोनों तरफ से प्रतिबद्ध भी हैं दोनों पक्ष की इसको जल्द से जल्द पूरा करना है। भारत ने स्पष्ट किया है कि देश में अवैध रूप से रह रहे सभी विदेशी नागरिकों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इसमें बांग्लादेशी नागरिक भी शामिल हैं। मंत्रालय के अनुसार अवैध प्रवासियों की पहचान होने पर उनके मामलों को सत्यापन के लिए बांग्लादेशी अधिकारियों के पास भेजा जाता है। राष्ट्रीयता की पुष्टि होने के बाद दोनों देशों के बीच मौजूद द्विपक्षीय तंत्र के तहत निर्वासन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। भारत ने दोहराया कि अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के मामले में कानून का सख्ती से पालन किया जाएगा। All foreign nationals in India, if they are here illegally, including from Bangladesh, we have laws to deal with them and they'll be accordingly dealt with. As far as deportation of these people is concerned, there is a bilateral mechanism in place, and once we refer these cases to the Bangladeshi side for them to verify the nationality of these people, and once it is verified, then we take forward the deportation process. दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में लगी भीषण आग में 13 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि मृतकों में मोजाम्बिक के 1, नाइजीरिया के 4, लाइबेरिया के 1, किर्गिस्तान के 3, उज्बेकिस्तान के 1, बांग्लादेश के 1, कांगो के 1 और इराक के 1 नागरिक का नाम शामिल है। 13 लोग मरे हैं। ये 13 लोग मोजाम्बिक से 1, नाइजीरिया से 4, लाइबेरिया से 1, किर्गिस्तान से 3, उज्बेकिस्तान से 1, बांग्लादेश से 1, कांगो से 1 और इराक से 1। ये अभी जो हमारे पास सूचना है उसके मुताबिक है 13 लोग। और अपने तरफ से हम उन सभी परिवारों को अपनी संवेदनाएं प्रकट करना चाहते हैं। भारत ने गिलगित बाल्टिस्तान में 7 जून को प्रस्तावित तथाकथित आम चुनाव को लेकर पाकिस्तान के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है। प्रवक्ता ने कहा कि 1947 में जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण, वैध और अपरिवर्तनीय विलय के आधार पर इन क्षेत्रों पर भारत का अधिकार स्थापित है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान द्वारा अवैध रूप से कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों में चुनाव कराने की कोशिशें वहां जारी गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों, राजनीतिक दमन, आर्थिक शोषण और नागरिक स्वतंत्रताओं के हनन जैसे मुद्दों को छिपा नहीं सकता। भारत ने स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का भौतिक या प्रशासनिक परिवर्तन करने का प्रयास पूरी तरह अस्वीकार्य है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ऐसी कार्रवाइयों से यह तथ्य नहीं बदला जा सकता कि पाकिस्तान भारतीय क्षेत्रों पर अवैध कब्जा बनाए हुए है। भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान से अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों को खाली करने की बात दोहराई है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था का खास जिक्र किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां एक ओर पूरी दुनिया संकट के दौर से गुजर रही है, वहीं दूसरी ओर भारत न केवल खुद को संभाल रहा है बल्कि विश्व में सबसे तेज गति से आगे भी बढ़ रहा है। वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है, 7.8। और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है। और हम सब जानते हैं दुनिया संकटों में घिरी हुई है। सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था सवाल ये निशानों के नीचे दबी पड़ी है। वैश्विक संकट के इस बुरे से बुरे दौर में भी 140 करोड़ देशवासियों के सामूहिक प्रयासों से भारत खुद को संभाल तो पा ही रहा है, लेकिन साथ साथ सबसे आगे रहने में भी उसके प्रयास सफल होते जा रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था जहां अनिश्चितताओं और चुनौतियों से जूझ रही, वहीं भारत विकास की नई इबारत लिख रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की जीडीपी वृद्धि ने एक बार फिर दुनिया में भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शुमार कर दिया है। भारत की ग्रोथ स्टोरी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं, भू राजनीतिक तनाव और व्यापारिक चुनौतियों के बीच भारत ने एक बार फिर अपनी दमदार क्षमता का परिचय दिया है। वित्तीय वर्ष 2025-2026 में देश की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.7% रही, जबकि नॉमिनल जीडीपी में 8.9% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी इन आंकड़ों ने साबित कर दिया है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में अपनी अग्रणी स्थिति को मजबूत बनाए रखा है। ये वृद्धि कोई संयोग नहीं बल्कि विनिर्माण, सेवा और कृषि सेक्टर की साझा मजबूती का प्रमाण है। Whole financial year, if we compare to SAE, it was 7.6% earlier, which was released on 27 February this year. Now it is, the provisional estimate is coming to 7.7% growth. Sector-wise, it is showing that manufacturing sector is showing a reasonably good growth rate, that 10.7%, and double-digit growth was found in the first 3 quarters. Tertiary sector, that is services sector, shown a consistent growth of more than 9% in all the quarters, driven by mainly trade, financial services and professional services. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी इन आंकड़ों के मुताबिक भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने जीडीपी में सबसे ज्यादा मजबूती दी। विनिर्माण क्षेत्र में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई और पूरे सेकेंडरी सेक्टर को 8.8% की मजबूत वृद्धि प्रदान की। उत्पादन गतिविधियों में तेजी, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर बढ़ता सरकारी खर्च, घरेलू मांग में सुधार और निर्यात में उछाल ने इन क्षेत्र को नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। पीएलआई योजनाएं, बढ़ते निवेश और घरेलू बाजार की मजबूती ने मैन्युफैक्चरिंग को गति दी, जिसका सीधा लाभ रोजगार सृजन और पूंजी निवेश दोनों में दिखा। ऐसे में भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अब न केवल घरेलू जरूरतों को पूरा कर रहा है बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना रहा है। भारत के ग्रोथ इंजन को सर्विस सेक्टर ने भी मजबूती प्रदान की। व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, प्रसारण, भंडारण, वित्तीय, रियल एस्टेट और पेशेवर सेवाओं ने दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज की। इसका नतीजा ये रहा कि तृतीय क्षेत्र की वृद्धि दर 9.3% पर पहुंच गई, जो अर्थव्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों में सर्वाधिक है। पर्यटन, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और लॉजिस्टिक क्षेत्रों में आई तेजी ने इस प्रदर्शन को और बेहतर बनाया।
केंद्र सरकार की मजबूत कृषि नीतियों के चलते देश का किसान समृद्ध बन रहा है। साथ ही कृषि क्षेत्र के दम पर देश की जीडीपी भी नई उड़ान भर रही है। कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 3.2% रही। अच्छा मानसून, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि और मत्स्य क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ ग्रामीण आय में वृद्धि ने उपभोग मांग को बल प्रदान किया, जिसका सकारात्मक प्रभाव समग्र अर्थव्यवस्था पर पड़ा। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में भी विकास की रफ्तार कायम रही। वास्तविक जीडीपी 7.8% और जीवीए 7.9% बढ़ा। इस दौरान जीएफसीएफ में 10.8% का शानदार उछाल और पीएफसीई में 7.1% की वृद्धि ने साबित कर दिया कि निवेश और उपभोक्ता विश्वास दोनों मजबूत बने हुए हैं। It is a reasonably good growth rate has been found from the quarter 1 to quarter 4, and quarter 2 shown the highest 8.3%, whereas for this quarter 4 figure found to be 7.8%. It is essentially driven by the tertiary sector, which will come later, and all the quarters of FY 25-26 performed well. Sector-wise growth in quarter 4, you will see that it is mainly driven by tertiary sector, that is trade, hotel, transport, communication, financial, real estate, which had shown more than 10% growth, as well as manufacturing sector was also growing reasonably good at 7.3% in quarter 4, and agriculture and allied sector, which was also showing good growth compared to its past quarter 1, 2, 3. इस वित्त वर्ष की सबसे बड़ी खासियत यह है कि विकास किसी एक क्षेत्र पर आश्रित नहीं रहा। कृषि ने ग्रामीण आधार को मजबूत किया तो मैन्युफैक्चरिंग ने औद्योगिक गति प्रदान की और सर्विस सेक्टर ने ऊंची उड़ान भरी। मजबूत घरेलू मांग, बढ़ता निवेश, सरकारी बुनियादी ढांचा खर्च और नीतिगत सुधारों ने मिलकर ये करिश्मा किया है। वैश्विक मंदी के दौर में 7.7% की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर भारत के आर्थिक सुधारों की निरंतरता का प्रमाण है। अजय मिश्र और अमरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और बिहार में 9 सीटों पर बिहार विधान परिषद के चुनाव होने हैं। वहीं एक सीट पर उपचुनाव भी होगा। इसे लेकर आज भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने अपने अपने 4 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। जनता दल यूनाइटेड की लिस्ट में द्विवार्षिक चुनाव के लिए 3 उम्मीदवार सूची में हैं। एक सीट पर उपचुनाव होना है। उस सीट पर जेडीयू के ललन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का नाम भी सूची में शामिल है। बीजेपी ने संजय मयूख, भोजपुरी गायक पवन सिंह, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित को उम्मीदवार बनाया है। सीबीएसई ने अपने पोस्ट रिजल्ट सेवा पोर्टल पर साइबर हमले को लेकर दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। सीबीएसई के मुताबिक 24/7 निगरानी के जरिए सभी हमलों को सफलतापूर्वक विफल कर दिया गया। डेटा में कोई सेंध नहीं लगी है और न ही सिस्टम से कोई समझौता हुआ है। बोर्ड ने मामले की विस्तृत जांच और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सीबीएसई के अनुसार ये पोर्टल 2 जून 2026 को शुरू किया गया था ताकि कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल छात्रों को उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन, अंक पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन जैसी परीक्षा पश्चात सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। बोर्ड ने बताया कि पिछले 3 दिनों के दौरान पोर्टल पर बार बार साइबर हमले किए गए। इन हमलों में विदेश और देश के विभिन्न आईपी एड्रेस से बड़ी मात्रा में हानिकारक ट्रैफिक भेजा गया। प्रारंभिक जांच में संकेत मिले हैं कि हमलावरों का उद्देश्य प्लेटफॉर्म को अस्थिर करना, वास्तविक उपयोगकर्ताओं की पहुंच बाधित करना और राष्ट्रीय हित के विरुद्ध करने वाले तत्वों द्वारा अनधिकृत रूप से सूचनाएं प्राप्त करने का प्रयास था। सीबीएसई ने कहा कि हमलों की प्रकृति, पैमाने और उनके सुनियोजित तरीके को देखते हुए मामले को गंभीरता से लिया गया है। इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस की आईएफएसओ यूनिट से संपर्क कर विस्तृत जांच शुरू करने का अनुरोध किया गया है। हालांकि बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इन दुर्भावनापूर्ण प्रयासों के बावजूद उसके सभी सिस्टम, डेटाबेस पूरी तरह सुरक्षित है। अब तक किसी भी प्रकार से डेटा के लीक होने या फिर छेड़छाड़ होने या फिर अनधिकृत पहुंच होने का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। सीबीएसई ने बताया कि इन साइबर हमलों को विभिन्न संस्थानों और एजेंसियों के सहयोग से सफलतापूर्वक विफल कर दिया गया। इस प्रयास में आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर और केंद्र सरकार की अन्य साइबर सुरक्षा इकाइयों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
और असम में शुक्रवार को कैबिनेट का विस्तार किया गया और 12 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब मंत्रिमंडल में 3 नए चेहरों को शामिल किया गया और इसके बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के मंत्रिमंडल में कुल 17 सदस्य हो गए हैं। मंत्री पद की शपथ लेने वालों में अश्विनी राय सरकार, अशोक सिंघल, बिमल बोराह, जयंत मल्ल बरुआ, कौशिक राय, कृष्णेंदु पॉल, नीलिमा देवी, पीयूष हजारिका, रानोज पेगू और सुसंता बोरगोहेन शामिल हैं। इसके अलावा एपीजे के केशव महंत, जो पिछले एनडीए सरकार में भी मंत्री थे, उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली। पिछले विधानसभा के अध्यक्ष विश्वजीत दाइमरी का नाम भी इस सूची में शामिल है। इसके अलावा 12 मई को गुवाहाटी में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में हिमंता बिस्वा शर्मा ने शपथ लिया था और लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद पर आरूढ़ हुए थे। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए के विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद कई अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली थी, जिनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग शामिल थे। ये कैबिनेट विस्तार असम में नीतिगत कामकाज और जनकल्याण की नई दिशा देने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। पश्चिम बंगाल में टूट से जूझ रही तृणमूल कांग्रेस ने ऋतुव्रत बनर्जी के नेता प्रतिपक्ष पद को दिए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। वहीं ऋतुव्रत बनर्जी ने अपने खेमे में और भी विधायकों के जुड़ने का संकेत दिया है। टीएमसी की आंतरिक संकट का पड़ताल करते हुए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता और तृणमूल कांग्रेस से निकाले गए नेता ऋतुव्रत बनर्जी ने एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस की परेशानी बढ़ाते हुए अपने पक्ष में संख्या बल और बढ़ने के संकेत दिए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि किसी भी सांसद से अभी बात नहीं की है। मैं एक ही बात कहूंगा, जहां तक हमारे आंकड़ा का सवाल है, वो आंकड़ा बढ़ता जाएगा। जो आंकड़ा हम लोग प्रेजेंट किए थे 2/3 से ज्यादा, काफी सारे ज्यादा, वो जो आंकड़ा है, जब आप लोग से मिलेंगे, विधानसभा का अधिवेशन जब होगा, वो आंकड़ा ऊपर जाएगा और आगे जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने सोमवार को ऋतुव्रत बनर्जी को विपक्ष के नेता का दर्जा दिए जाने के फैसले को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। पार्टी का दावा है कि विपक्ष के नेता का पद दिया जाना अवैध है। वहीं सभी पार्टी समितियों को भंग करने के बाद संगठनात्मक ढांचे में बड़ा बदलाव किया गया है। हम लोग को डिसीजन हुआ है, जो अपोजिशन लीडर बनाया है स्पीकर ने, वो इलीगल है। उसका अगेंस्ट में हम लोग कोर्ट में मानने में जा रहे हैं। कोर्ट में मानने में हम लोग फाइल करेंगे उसका पिटीशन का हाईकोर्ट में। इस बीच आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी को विधानसभा में देखने की इच्छा जताते हुए रेजी नगर विधानसभा सीट छोड़ने की पेशकश की है। ममता बनर्जी को असेंबली में आने चाहते हैं, पार्लियामेंट में जाएगा तो वो भी मौका है। बसीरहाट का बाई इलेक्शन का होगा और रेजीनगर और नंदीग्राम बाई इलेक्शन होगा, इसीलिए मैं डायरेक्ट रेजीनगर तो मैं जो बोलेंगे वही होगी। पश्चिम बंगाल के पूर्व खेल मंत्री अरूप विश्वास के भाई स्वरूप विश्वास को मेसी मामले में पुलिस ने रंगदारी वसूलने, धमकाने, हत्या के प्रयास और अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। कोर्ट ने उन्हें 18 तारीख तक पुलिस कस्टडी में भेजा है। इस बीच जनाक्रोश की लहर सुरुचि संघ तक पहुंच गई है। आरूप विश्वास और स्वरूप विश्वास के प्रभाव और दबदबे का प्रतीक माने जाने वाला न्यू अलीपुर का ये क्लब लोगों के गुस्से का केंद्र बन गया है। लोगों का दावा है कि क्लब के स्टोर रूम में आम लोगों के लिए आवंटित महंगी महंगी साड़ियां जमा करके रखी गई थीं। साथ ही वहां पे एक आलीशान रेस्टरूम भी मिला है। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कर्नाटक में सत्ता की तस्वीर अभी पूरी तरह सजी भी नहीं, लेकिन असंतोष की रेखाएं उभरने लगी हैं। कर्नाटक में विभाग के बंटवारे को लेकर कांग्रेस सरकार के भीतर नाराजगी अब खुलकर सामने आ गई है। जहां एक मंत्री ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है तो वहीं दूसरे ने वरिष्ठता की अनदेखी का मुद्दा उठाया। कर्नाटक के सियासी हालात पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कर्नाटक में डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बने चंद दिन भी नहीं बीते, लेकिन खटपट की खबरें सामने आने लगी है। दरअसल मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को अपने मंत्रियों को विभाग आवंटित किए। आवंटन से नाराज राज्य सरकार के मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कैबिनेट से अपना इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। रामलिंगा रेड्डी का कहना है कि सरकार गठर
और विभागों के बंटवारे के समय उनसे बेंगलुरु विकास विभाग सौंपने का वादा किया था, लेकिन उन्हें बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का विभाग सौंप दिया गया। वहीं एक और मंत्री के.एच. मुनियप्पा ने विभाग के बंटवारे पर सार्वजनिक रूप से असंतोष जताते हुए कहा कि वरिष्ठता का उचित सम्मान नहीं दिया गया। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व से विभागों के आवंटन पर पुनर्विचार करने की अपील की। उनकी ये टिप्पणी वरिष्ठ मंत्री रामलिंगा रेड्डी द्वारा विभागों के आवंटन पर असंतोष जताते हुए इस्तीफे की घोषणा के कुछ घंटे बाद आई। मुनियप्पा को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग सौंपा गया है, जबकि वो समाज कल्याण या कृषि विभाग चाहते थे। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार इसे चिंता की कोई बात नहीं बता रहे। उनका कहना है कि इस समस्या को सुलझा लिया जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं है, वह मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। कैबिनेट में हम सबसे करीबी दोस्त हैं। हम इस मुद्दे को सुलझा लेंगे। वरिष्ठता का ध्यान नहीं रखा गया है। रामलिंगा रेड्डी 8 बार विधायक चुने गए हैं। मैं भी 8 बार विधायक चुना गया हूं। अन्य नेता भी हैं जो 7, 6 और 5 बार विधायक रहे हैं। इन सभी बातों को संतुलित तरीके से देखा जाना चाहिए। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार और कैबिनेट में कोई स्थिरता नहीं है। कई मंत्री सीएम डी.के. शिवकुमार पर धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस पार्टी और डी.के. शिवकुमार के नेतृत्व वाली सरकार का यही हाल है। सरकार और कैबिनेट में कोई स्थिरता नहीं है। कई मंत्री नारे लगा रहे हैं कि डी.के. शिवकुमार आपने हमारे साथ धोखा किया है। ये नारे उनकी अपनी कैबिनेट के मंत्री ही लगा रहे हैं। डी.के. शिवकुमार राज्य के लिए क्या करेंगे? मुझे लगता है कि जल्द ही चुनाव होंगे, यह सरकार गिर जाएगी। गौरतलब है कि कर्नाटक की नई सरकार के मंत्रिमंडल में ये विद्रोह ऐसे समय में देखा जा रहा है जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी राज्यसभा के लिए खड़गे का नामांकन दाखिल कराने के लिए बेंगलुरु पहुंचे हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ ज्योति की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। डॉक्टर श्यामलाल कटपालिया द्वारा लिखित पुस्तक निरोगता के सूत्र का हाल ही में विमोचन किया गया। ये पुस्तक गुरबानी और श्रीमद् भगवद गीता के जीवनदायी संदेशों के साथ साथ लेखक के निजी अनुभवों और चिंतन पर आधारित है। 85 वर्षीय डॉक्टर कटपालिया ने निरोग जीवन के सूत्रों को पुस्तक के माध्यम से आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर इंद्रेश कुमार, दधीच देहदान समिति के संस्थापक एवं संरक्षक आलोक कुमार और आध्यात्मिक गुरु बाबा भूपिंदर सिंह पटियाला भी मौजूद थे। किसी का अहित नहीं करना, ये सबसे बड़ी निरोगता है। जब आप किसी के अहित में सोचते हैं तो आपको क्रोध को दोस्त बनाना पड़ता है, नफरत को दोस्त बनाना पड़ता है, हिंसा को दोस्त बनाना पड़ता है, आपको दूसरे से दूर रहने की आदत को बनाना पड़ता है। और जब ये करना पड़ता है तो मुस्कुराहट और निरोगता अपने आप चली जाती है। जिसके पास मॉरल वैल्यूज हैं उसका सुरक्षा कवच अपने आप बनता है। इसलिए निरोगता के लिए बेस्ट सुरक्षा कवच है आपका नैतिक जीवन मूल्य, मिशन की लाइफ। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर देश को स्वच्छ और सस्ता ईंधन का नया विकल्प मिला है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने E85 फ्लेक्स फ्यूल लॉन्च किया है। पेट्रोल की तुलना में कम कीमत, कम कार्बन उत्सर्जन और किसानों की आय बढ़ाने की क्षमता रखने वाला ये ईंधन आत्मनिर्भर भारत और हरित ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने E85 फ्यूल को एक क्रांतिकारी कदम बताया। E85 एक बहुत रेवोल्यूशनरी और बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप है। इसकी शुरुआत के लिए अभी से 50 से 100 डिस्पेंसिंग स्टेशन ऐसे होंगे दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन में और महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, नागपुर सेक्शन में। पर कुछ ही महीनों में दिसंबर 2026 में ये 50-100 से बढ़ के 500 तक
इनकी नंबर बढ़ेगा और दिसंबर 2027 तक 5000 डिस्पेंसिंग स्टेशन होंगे। दिस फ्यूल विल बी डिस्पेंस्ड नॉर्मल फ्यूल से 20 रुपए पर लीटर कम, सो दैट विल बी एन एडिशनल एडवांटेज। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज दिल्ली के वसंत कुंज स्थित द कुंज परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अधिक पेड़ लगाने और पर्यावरण को बचाने के लिए सामूहिक प्रयास की अपील की। पौधारोपण कार्यक्रम के बाद केंद्रीय मंत्री ने द कुंज परिसर का दौरा भी किया। ये केंद्र सरकार के वस्त्र मंत्रालय की पहल के तहत विकसित एक हैंडलूम और हस्तशिल्प रिटेल कल्चरल कॉम्प्लेक्स है, जहां देश भर के कारीगरों, बुनकरों और हस्तशिल्प कलाकारों को अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने और बिक्री करने का मंच उपलब्ध कराया गया है। इस अवसर पर गिरिराज सिंह ने टेक्सटाइल और हस्तशिल्प क्षेत्र से जुड़े व्यापारियों, बुनकरों और कलाकारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं और सुझावों को भी सुना। उन्होंने कहा कि भारतीय हस्तशिल्प और हैंडलूम देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं और सरकार इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है। पूरे देश में हमें 30 लाख आर्टिजन कार्ड होल्डर हैं। हम सबसे उनके घर में जगह हो, सोशल फॉरेस्ट्री के तहत उनसे हम निरंतर एक पेड़ माँ के नाम लगाएंगे। ये हैंडीक्राफ्ट डीसी ऑफिस के साथ आज निर्णय नहीं बल्कि संकल्प लिया। भारत ने पर्यावरण और जलवायु संकट से निपटने के लिए पिछले वर्षों में कई बड़े और नए कदम उठाए हैं। सौर ऊर्जा से लेकर वन क्षेत्र विस्तार और जल संरक्षण तक देश ने सतत विकास की दिशा में अपनी रफ्तार तेज की है। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर देखिए कि कैसे सरकार के ये प्रयास भारत को एक हरित भविष्य की ओर ले जा रहे हैं। स्वच्छ हवा, निर्मल जल और हरियाली से भरपूर प्रकृति, यही स्वस्थ जीवन की आधारशिला है। लेकिन तेजी से बढ़ता प्रदूषण, जंगलों की कटाई और जलवायु परिवर्तन पृथ्वी के भविष्य के लिए गंभीर चुनौती बन चुके हैं। इन्हीं चुनौतियों से निपटने और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जलवायु परिवर्तन के खतरों से पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार ने पर्यावरण, वन और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने, पर्यावरण को प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से बचाने के लिए मोदी सरकार नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है। पिछले 1 दशक से मोदी सरकार पीएम सूर्य घर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, PLI योजना और सोलर पार्कों के जरिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है, जिसका नतीजा ये रहा है कि भारत वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि में अमेरिका को पीछे छोड़ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बन गया है। भारत ने 155 गीगावाट की सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता का आंकड़ा पार कर ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सोलर ऊर्जा में 2014 से 2026 तक 53 गुना वृद्धि हुई है। इसके अलावा वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा रैंकिंग में भारत तीसरे नंबर पर है। 2030 तक अपने निर्धारित पर्यावरणीय और नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को भारत ने 5 साल पहले ही पूरा कर दिया। अब देश की आधी बिजली उत्पादन क्षमता सौर, पवन और जल विद्युत जैसी गैर जीवाश्म ऊर्जा से आती है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक हर साल 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। भारत सरकार ने वन क्षेत्र को बढ़ाने की दिशा में भी कई अहम कदम उठाए हैं, जिसमें ग्रीन इंडिया मिशन, अरावली ग्रीन वॉल पहल शामिल है। सरकार की कोशिशों का ही नतीजा है कि 2013 से अब तक वन और वृक्ष आवरण में कुल मिलाकर 4.83% की वृद्धि हुई है। पिछले 1 दशक के दौरान वन क्षेत्र में 16,630.25 वर्ग किलोमीटर का इजाफा हुआ। साथ ही एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत 24 दिसंबर 2025 तक 262.4 करोड़ पौधे लगाए गए। देश की बढ़ती हरियाली का असर वैश्विक रैंकिंग में भी दिख रहा है। FAO की 2025 रिपोर्ट के मुताबिक भारत वन क्षेत्र के मामले में एक पायदान ऊपर चढ़कर 9वें स्थान पर पहुंच गया है। साथ ही हर साल जंगलों की बढ़ती हरियाली में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर कायम है। मोदी सरकार ने जल संरक्षण को एक जन आंदोलन बनाने के लिए
कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की। 2019 में जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया। इसका उद्देश्य जल प्रबंधन और संरक्षण के प्रयासों में तालमेल बिठाना है। कैच द रेन अभियान से वर्षा जल संचयन को बढ़ावा मिला। जून 2026 तक देश में लगभग 1.5 करोड़ जल संचयन संरचनाएं बनाई जा चुकी है। वहीं अटल भूजल योजना के अंतर्गत देश में भूजल का स्तर लगातार सुधर रहा है। वार्षिक पुनर्भरण में 15 अरब घन मीटर का इजाफा हुआ है। पिछले 12 साल में केंद्र सरकार ने वन्य जीव संरक्षण में नया आयाम जोड़ा। प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में विलुप्त हो चुके चीतों को फिर से जंगलों में बसाया गया। देश में चीतों की संख्या 50 के पार पहुंच चुकी है। प्रोजेक्ट टाइगर ने भी पिछले एक दशक में भारत की नई ऊंचाइयों को छुआ। अब देश में बाघों की संख्या 2226 से बढ़कर 3682 हो गई। सिंगल यूज प्लास्टिक भी पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती है। सरकार ने कम उपयोगिता और अधिक कूड़ा फैलाने की क्षमता वाले प्लास्टिक सामानों पर प्रतिबंध लगाया है, जिसमें पतले प्लास्टिक कैरी बैग और हल्के नॉन वोवन बैग शामिल हैं। इन प्रयासों का मकसद प्रदूषण को कम करना, रिसाइकलिंग का समर्थन करना और पर्यावरण के अनुकूल उद्योग के विकास को बढ़ावा देना है। पर्यावरण की रक्षा का ये सफर तभी सफल होगा जब हर नागरिक इसमें अपनी भागीदारी देगा। सरकार के इन कोशिशों के साथ साथ जन भागीदारी ही इस अभियान को वास्तविक ताकत दे सकती है। यही साझा प्रयास धरती को आने वाली पीढ़ियों के लिए साफ, सुथरा और सुरक्षित बना सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा किया है और जानकारी दी है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट के पास श्री विजयपुरम 3 कुएं में प्राकृतिक गैस की खोज हुई है। ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा खोजे गए इस कुएं में शुरुआती परीक्षण के दौरान प्राकृतिक गैस की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। सरकार का कहना है कि यह खोज अंडमान सागर में ऊर्जा संभावनाओं को नई मजबूती देगा और समुद्र मंथन मिशन के तहत गहरे समुद्री क्षेत्रों में हाइड्रोकार्बन खोज को बढ़ावा मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। राज्य के धर्मशाला, चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और हमीरपुर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिचर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5 मापी गई है। भूकंप का मुख्य केंद्र धर्मशाला से महज 18 किलोमीटर दूर था। रात करीब 10:04 पर आए इस भूकंप के झटकों के कारण लोग सहम गए और अपने घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल भूकंप से किसी तरह के जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। और अब खबर खेल के मैदान से। जापान में खेले जा रहे अंडर 18 पुरुष एशिया कप हॉकी के रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। अंतिम क्वार्टर तक 2-3 से पिछड़ रही भारतीय टीम ने शानदार वापसी करते हुए लगातार 3 गोल दागे और जीत अपने नाम किया। 4 गोल के साथ मैच के हीरो रहे आशीष तानीपूर्ति, जिनकी बदौलत से भारत ने शानदार जीत दर्ज की है। अब भारतीय टीम 6 जून को फाइनल में मेजबान जापान से भिड़ेगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में शुरू होगा। कप्तान शुभमन गिल के लिए यह मैच रेड बॉल क्रिकेट की तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम होगा। भारत को श्रीलंका और न्यूजीलैंड के दौरे पर जाना है। ऐसे में टीम इंडिया अपनी तैयारियों को परखना चाहेगी। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल सलामी जोड़ी के रूप में सामने रह सकते हैं। अफगानिस्तान ने 2018 से लेकर अभी तक कुल 12 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें 4 में उसे जीत मिली है, 7 मुकाबलों में हार मिली है और 1 मैच ड्रॉ रहा है। और जर्मनी के दूसरी वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने शुक्रवार को चेक गणराज्य के युवा खिलाड़ी याकूब मेंसिक को हराकर फ्रेंच ओपन के पुरुष एकल फाइनल में प्रवेश किया है। इसके साथ ही वे अपने करियर के पहले ग्रैंड स्लैम खिताब से केवल 1 जीत दूर रह गए हैं। ज़्वेरेव ने रोला गैरो के सेमीफाइनल में 20 वर्षीय मेंसिक को 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 से हराकर अपने करियर के चौथे ग्रैंड स्लैम फाइनल में प्रवेश किया है। रविवार को होने वाले फाइनल में ज़्वेरेव का सामना इटली के 14वीं वरीयता प्राप्त फ्लैवियो कोबोली और विश्व रैंकिंग में 104वें स्थान पर मौजूद माटेओ अर्नाल्डी के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। और फीफा ने 2026 फुटबॉल वर्ल्ड कप के सभी स्टेडियम में दर्शकों के लिए रीयूजेबल पानी की बोतलें ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए संस्था ने स्टेडियम कोड ऑफ कंडक्ट में बदलाव किया है।
लेकिन बढ़ती गर्मी को देखते हुए फैंस ने चिंता जताई है। हालांकि फीफा ने हाइड्रेशन स्टेशन, कूलिंग टेंट और अन्य सुविधाओं का भरोसा दिया है। फुटबॉल के खेल के दौरान और मैच के बाद फुटबॉल फैंस द्वारा हुड़दंग की तस्वीरें कई मर्तबा सामने आ चुकी हैं। ऐसे में इस बार फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान इस तरह की कोई घटना सामने ना आए और दर्शकों पर लगाम लगाने के लिए फीफा ने कड़ा कदम उठाया है। फीफा ने टूर्नामेंट के शुरू होने से ठीक पहले अपने स्टेडियम कोड ऑफ कंडक्ट में बदलाव करते हुए फैसला लिया है कि स्टेडियमों में प्रवेश करने वाले दर्शक अब अपनी रीयूजेबल पानी की बोतलें साथ नहीं ले जा सकेंगे। फुटबॉल वर्ल्ड कप 11 जून से 19 जुलाई तक खेला जाएगा और इसकी मेजबानी संयुक्त रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको द्वारा की जाएगी। फीफा ने अपने फैसले को जायज ठहराते हुए कहा है कि खिलाड़ियों, रेफरी, दर्शकों, स्वयंसेवकों और स्टाफ की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। संस्था के मुताबिक बोतलों का इस्तेमाल फेंकने या अन्य जोखिम पैदा करने के लिए किया जा सकता है, इसलिए संभावित चोट और सुरक्षा खतरों को रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है। हालांकि फीफा के इस फैसले का विरोध होना भी शुरू हो गया है। जानकारों के मुताबिक इतने बड़े वर्ल्ड कप के दौरान दर्शक काफी दूर दूर से आते हैं और उन्हें काफी ट्रैवल भी करना पड़ता है। ऐसे में वो अपने साथ पानी की बोतलें लेकर चलते हैं। ऐसे में फीफा के इस फैसले से उन्हें बड़ी दिक्कत पैदा हो सकती है। एक ऐसे समय जब बहुत ज्यादा उमस और गर्मी है, साथ ही साथ इस तरह के जब टूर्नामेंट्स होते हैं तो इस दौरान काफी आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी होती है। साथ ही साथ शहर में भी काफी पैदल चलना पड़ता है। ऐसे में सभी को कहीं न कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, जो आगे चलकर स्वास्थ्य से जुड़ा बड़ा मुद्दा बन सकता है। टूर्नामेंट के दौरान कुछ मेजबान शहरों में तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। फीफा ने कहा कि दर्शकों के लिए व्यापक हीट मैनेजमेंट की व्यवस्था की जाएगी। स्टेडियम परिसरों के आसपास मिस्टिंग स्टेशन, बड़े पंखे, हाइड्रेशन स्टेशन, कूलिंग टेंट और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। लेकिन जानकार इन इंतजामों को काफी नहीं मानते। देखिए, जहां तक फैंस का सवाल है, आप ये समझिए कि टेक्सास और ह्यूस्टन और साथ ही साथ एटलांटा का स्टेडियम सबसे ज्यादा गर्म और सबसे ज्यादा यहां पर उमस होगी। हालांकि ये स्टेडियम एयर कंडीशन होगा, लेकिन जो प्रशंसक बाहर होंगे या जो फैंस जोन में होंगे, उन पर इसका काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिल सकता है। हालांकि फीफा अपनी बात पर अडिग है। साथ ही साथ इस बात को भी सामने रख रहा है कि स्टेडियम के अंदर बिकने वाले पानी की कीमतें उन स्टेडियमों में होने वाले अन्य आयोजनों के समान ही रहेगी और वर्ल्ड कप के लिए अलग से कीमतें नहीं बढ़ाई जाएंगी। इस बार टूर्नामेंट में 48 टीमें हिस्सा लेंगी। मुकाबलों की संख्या भी 64 से बढ़कर 104 है और पहली बार एक अतिरिक्त नॉकआउट राउंड भी खेला जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।